इंडिया गठबंधन के लोगों की जो मेहनत थी उसके हिसाब से हम लोगों ने प्लान किया था कि 60 के ऊपर सीटें आएंगी। नमस्कार, हम इस समय लखनऊ में हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर एमपी यादव। डॉक्टर एमपी यादव समाजवादी पार्टी में प्रदेश सचिव हैं और गोसाईगंज विधानसभा में अपना दखल रखते हैं। हम इनसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए लोकसभा चुनाव के उसके बारे में। सर, आपने देखा यहाँ पर चुनाव जब हुए तो यूपी में लोकसभा सीटें बहुत ज़्यादा आई हैं आपकी पार्टी की और आपके गठबंधन की, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बन पाई है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ज़्यादा नहीं आई है। जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और सारे लोगों की मेहनत और इंडिया गठबंधन के लोगों की जो मेहनत थी उसके हिसाब से हम लोगों ने प्लान किया था कि 60 के ऊपर सीटें आएंगी। और आज जिस तरह से मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, एलन मस्क के जो बयान आए हैं और जो महाराष्ट्र में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं ईवीएम को लेके, तो हम लोगों को संदेह होता है कि कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी एनडीए की सरकार बनाने में सहयोगी है। आपका कहना ये है कि ईवीएम घोटाला हुआ है, इसकी वजह से आपकी सीटें थोड़ी कम रह गई हैं। जनता हमारे साथ है और आज भी साथ है, साथ थी। जिस तरह से जनता ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जिस तरह से ईवीएम पे सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से अभी महाराष्ट्र में जो घटना हुई जिसमें ईवीएम हैक करने के लिए लोग अपनी मोबाइल लेके गए, उससे हैक करके भी दिखाया कि होता है, तो ये संदेह तो है ही। चलिए, संदेह है, ईवीएम को लेकर बातचीत हो रही है। इलॉन मस्क ने एक ट्वीट कर दिया है, उसके बाद में राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। पर इसका सॉल्यूशन क्या है? आखिर ये बहस बहुत सालों से चल रही है। जो भी पार्टी विपक्ष में होती है, जब भाजपा थी तो वो भी चला रही थी, कांग्रेस है तो वो भी चला रही है। तो ये तो ऐसा हो गया कि जो पार्टी सत्ता में नहीं आती है वो ईवीएम के खिलाफ में अभियान चलाना शुरू कर देती है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस पे संज्ञान में लेते हुए कर देना चाहिए। अगर इतनी उनकी उपलब्धि है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग या एनडीए गठबंधन के लोग, तो सीधे से चुनाव इन लोगों को करा लेना चाहिए बैलेट पेपर से। पहले भी होते रहे, जिन देशों ने ईवीएम बनाया वो भी नहीं कराते हैं। अच्छा, चलिए, इस मुद्दे पे तो हम बाद में आ जाएंगे। हमारा सवाल एक ये भी है कि इस समय चुनाव हो गए हैं, नतीजे आ चुके हैं, सरकार भी बन गई है, लेकिन बहुमत से धोना भी बाकी है और बहुमत से धोने को लेकर के बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। कल कांग्रेस अध्यक्ष का एक बयान है, उन्होंने कहा कि ये सरकार अल्पमत में है। तो क्या ये सरकार अल्पमत में है या आप मानते हैं कि आप लोग विपक्ष में ही बैठेंगे? सरकार अल्पमत में है। और सरकार क्यों है, मतलब कैसे आप कह रहे हैं? नहीं, कहाँ पूर्ण बहुमत की अगर सरकार होती, जिस तरह से उनकी भाषा और बोलचाल, जिस तरह से निराशा वाले बयान आते रहे, जब चरण बढ़ते गए, 6वें चरण 7वें चरण तक जाते जाते जिस तरह से उन्होंने शुरू किया और जिस तरह के बयान आना शुरू हुए, तो वो हताशा बता रही थी कि वो सरकार सत्ता में नहीं थे। और जिस तरह नतीजे आए हैं, सीधे सीधे जनता हमारे साथ है, वो अल्पमत में है, स्वाभाविक सी बात है। जनता आपके साथ है, बात ठीक है, लेकिन एनडीए की सीटें 293 आई हैं। तो अगर एनडीए 293 लेके आए, यानी कि सरकार उन्हीं की बन रही है ना, फिर आपके ही गठबंधन के साथी जो है। एनडीए में जो 293 सीटें आई हैं, उसमें आप देखिए ना कि जो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं ईवीएम से, तो कहीं रात में लाइट काटी जा रही है, कहीं गिनती रोकी जा रही है, कहीं बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हुई, तो कहीं ना कहीं संदेह है ना कि मिली भगत के कारण से ये आई है। वो अलग बात है कि मतलब उसको हम मानते हैं कि आई है, लेकिन ये जनता के साथ विश्वासघात है। अच्छा, नीतीश कुमार को लेकर बहुत सी बातें चल रही थी। नीतीश कुमार को आपकी तरफ से प्रधानमंत्री पद का भी ऑफर दिया गया, ऐसा मीडिया में आया और उन्होंने नहीं माना। तो अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद मिलने के बाद भी आपके साथ आने को तैयार नहीं है, तो फिर आपके नेता कैसे कहते हैं कि साहब हमारी सरकार बनने वाली है, आप वेट करिए, 10 दिन रुकिए, 6 महीने रुकिए? नीतीश कुमार जी की हो सकता है कुछ मजबूरियां हो। अच्छा, मतलब आपके साथ नहीं आएंगे? नहीं, हो सकता है, वो हमारे साथ पहले भी रहे, हमारे साथ रह भी सकते हैं, रहेंगे भी, हो सकता है कुछ मजबूरियां हो, उसको सल्टाने गए हों, जब मैनेज कर लेंगे फिर आ जा सकते हैं। अच्छा, चलिए वापस यूपी पे आते हैं। यूपी में हमने देखा अयोध्या का जो चुनाव है उसकी बहुत चर्चा हुई। मतलब बीजेपी का मजबूत गढ़ है, लेकिन अवधेश पासी ने शानदार तरह से चुनाव जीत लिया, भाजपा की हार हो गई और वो अब एक मुद्दा बन गया है पूरे देश में और पूरी दुनिया में, इसकी चर्चा हो रही है। तो इसमें इस तरह से क्या हो गया कि अभी राम मंदिर बना था तो भाजपा को क्यों नहीं लोगों ने पसंद किया? अगर अब उसी एरिया में नहीं पसंद किया। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ था और दोनों पक्ष के समझौते के तहत बना था। उसको बीजेपी सिर्फ ये भुनाने में लगी थी कि हम राम को ले आए हैं। आप बताइए, जो सृष्टि का कर्ता धर्ता है और उसको आप कह रहे हो हम लेके आए हैं, ये कहाँ का न्याय है? और वही चीज़ वहाँ की सम्मानित जनता ने दिया भी। उन्होंने बताया कि आप क्या हो और हम लोगों के लिए आराध्य राम क्या है। तो वहाँ राम भक्तों की जीत हुई है। आपकी जो सीट है वो भी बगल की सीट ही है, अम्बेडकर नगर, वहां पर भी हमने देखा बड़ा अच्छा चुनाव हुआ और आपकी पार्टी अच्छे से चुनाव जीती। तो अब वहां पर लेकिन एक मुद्दा ये भी है कि एक उपचुनाव भी होना है वहां पर, उसमें क्या स्थिति बनती है आपको? जी, उपचुनाव कटेहरी विधानसभा से जी होना है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी
पीडीए के तहत जो भी तय करेंगे उसको चुनाव लड़ाया जाएगा, पूरी मजबूती से लड़ाया जाएगा, जिताया भी जाएगा। जैसे हमारे यहाँ भी देखिए गोसाईगंज विधानसभा हमारी खुद की पड़ती है। गोसाईगंज विधानसभा में कुछ लोगों ने राज्यसभा के चुनाव में इधर उधर भागने का भी काम किया, और उसके बाद भी हम लोग गोसाईगंज विधानसभा पूरी मजबूती से गोसाईगंज विधानसभा में अभय सिंह का जो भी रवैया रहा, तो अब क्या पार्टी उस पर कोई कार्रवाई कर रही है? पार्टी कार्रवाई करेगी, नहीं करेगी, क्या रहेगा? सब अधर में लटका रहेगा ऐसे? नहीं, पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे, लेकिन एक संदेश मैं आप लोगों के माध्यम से देना चाहता हूं कि लोकतंत्र में अगर माननीय विधायक जी की अंतरात्मा जगी, जिसके कारण से उन्होंने कहा कि हम उस तरफ से वोट कर दिए, तो उनकी अंतरात्मा एक बार फिर से जग जानी चाहिए इस चीज़ के लिए कि वो अपना त्याग पत्र दे दें और उसके बाद आ जाएं फिर से मैदान में। अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, जनता इंतजार बैठी।